नमस्ते। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आज जो समझने वाले हैं दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जब आपका कॉस्टिंग शुरू होता है तब उसके अंदर जो चैप्टर आता है इट इज़ अ यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग यानी कि यहाँ पर जब आपका अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटेंसी की जो बुक होती है उसके अंदर ये जो चैप्टर होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? बिकॉज कि यूनिट कॉस्टिंग वाला जो चैप्टर रहता है इसका वेटेज भी ज़्यादा रहता है, प्लस इसके जो सम होते हैं ना वो भी थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो फॉर्मेट होता है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देन आफ्टर अपने इसका एक सम भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये जो पूरा चैप्टर होता है इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द कॉस्ट शीट। मतलब कि आपको कॉस्ट शीट बनाने के लिए कहा गया होगा सबसे पहले, तो उसके बाद कुछ और चीज़ें बोली जा सकती है, लेकिन बट कॉस्ट शीट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कॉस्ट शीट के अंदर यहाँ पर पहली तीन चीज़ को प्लस करते हो, मतलब कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं अगर आप उन सभी को प्लस करोगे तो आपको यहाँ पे प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर आप लोग जब ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश स्टॉक को ऐड कर देते हो या फिनिश गुड्स को ऐड करते हो तो आपको कॉग्स मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस करोगे, प्लस वहां पे आपका कमीशन ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा, मतलब कि कॉस्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। उसके अंदर प्रॉफिट प्लस करते तो यहाँ पे हमारा सेल्स मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा इसका फॉर्मेट रहता है, और फॉर्मेट के साथ यहाँ पर एक वर्किंग जो है उस चीज़ को भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वर्किंग है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग, कि आपको यहाँ पे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस यूनिट ऑफ सेल्स। मतलब कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये एक पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो सेकंड पोर्शन है। तो जब इन दोनों साइड का टोटल होता है तब आप मान सकते हो कि यहाँ पर आपकी वर्किंग जो है वो सही रहती है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको क्वेश्चन की बात करता हूँ तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर किस तरीके से है, तो जैसे कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। अब ये 17 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कोई भी स्टैंडर्ड के लिए है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है। क्यों? बिकॉज कि हमेशा ध्यान रखना कि जब आप कॉन्सेप्ट समझ के वहाँ पर अगर कोई भी सम को सॉल्व करना शुरू करते हो तो मैं हर बार एक चीज़ कहता हूँ कि समझा हुआ जो होता है ना वो आपके साथ तक रहेगा, लेकिन जब अगर आप उसे रटने जाओगे ना तो वो सिर्फ और सिर्फ रात तक रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, समझा हुआ क्या होगा सात तक और रटा हुआ क्या रहेगा रात तक रहता है। तो यहाँ पर महक लिमिटेड का बोला है कि महक लिमिटेड क्या कर रहा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा है, मतलब कि प्रोड्यूस कर रहा है, एंड सोल्ड 2000 कैलकुलेटर एट इट्स 80% प्रोडक्शन। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्लियरली लिख के दिया है मैन्युफैक्चर मतलब होता है प्रोड्यूस कर रहा है वो, और प्रोड्यूस करके कितना बेच रहा है वो 2000 यूनिट यहाँ पे वो सेल कर रहा है। अब ये सब करते टाइम उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 80% की प्रोडक्शन कैपेसिटी है इन 2011 के ईयर में। तो सबसे पहले ये जो वर्किंग थी, मतलब कि ये जो थी ये मैं यहाँ पे वर्किंग के अंदर पहले मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ईयर लिख देता हूँ 2011, और यहाँ पर कितना परसेंटेज बोला था, 80% था। और उस टाइम पे मेरा मैन्युफैक्चरिंग कितना बोला था, मुझे 2000 यूनिट में मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और 2000 यूनिट में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। नेक्स्ट आगे उसी के अंदर चेक करते हैं, आगे क्या बोला था वहाँ पे, इट्स प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि 2011 का आपने को यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे के रखा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, बिकॉज कि ये जो कॉस्ट शीट है इसके अंदर जितनी भी चीज मेंशन्ड है इट इज टोटली डिपेंड अपॉन दी पर्टिकुलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज देखो, मैंने यहाँ पे दो बार लिख के रखा हुआ है, तो आगे वाला जो है वो 2011 का है, पीछे वाला जो है वो 2012 का है। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, 2011 की वर्किंग। तो अब देखो 2011 का तो प्रॉफिट एंड लॉस देके रखा है, लेकिन 2012 के लिए नीचे मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके रखी है। तो पहले मैं यहाँ पे 2011 को सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,50,000, डायरेक्ट वेजेस 80,000। तो ये जो भी चीज़ है वो सब यहाँ पर मैं लिखते जाता हूँ। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,50,000, डायरेक्ट वेजेस यहाँ पर मुझे कितना देके रखा है 80,000। फिर इसके बाद जब इन दोनों का मैं यहाँ पे टोटल कर दूंगा तो मुझे टोटल कितना मिल जाएगा, यहाँ पे प्राइम कॉस्ट मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा 2,30,000, मतलब कि इन दोनों का प्लस करने के बाद यहाँ पर मेरा ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट मुझे वहां पर आगे क्या बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स और वेरिएबल 50 एंड 40। तो चलो फैक्ट्री ओवरहेड
वेरिएबल के अंदर कितना बोला था, फिक्स जो है वो कितना है वहाँ पे 50 है और वेरिएबल वहाँ पर कितना है 40 है। तो 50 40 ये दोनों चीज़, अब इन तीनों का प्लस कर देंगे यहाँ पे तो मुझे मिल जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड या तो आप बोल सकते हो फैक्ट्री कॉस्ट। तो इन तीनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3,20,000। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आगे उसके अंदर क्या दे के रखा है, तो आगे दे के रखा है हमारा ऑफिस ओवरहेड, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है हमारा फिक्स है। ऑफिस ओवरहेड फिक्स मतलब 30,000। तो यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड मतलब कि देखो ऑफिस मतलब किस में आता है, मेरा एडमिन में आता है। तो एडमिन ओवरहेड मुझे यहाँ पे फिक्स दे के रखा है 30,000 रुपीज़। इन दोनों का यहाँ पे टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 3,50,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट आगे मैं बात करूँ अगर कि ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अभी तक जितनी भी चीज़ हमने पढ़ी वहाँ पे कहीं पे भी ओपनिंग और क्लोजिंग का मेंशन नहीं था। तो देखो जब कभी भी कोई भी चीज़ अगर मेंशन नहीं होती है तो उसे वहाँ पे हमें ज़बरदस्ती से कहीं से भी लिखना नहीं है, सीधा सा हम उसे क्या कर देंगे यहाँ पे डैश। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 3,50,000 रुपीज़। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पे आगे मुझे क्या देके रखा था, तो देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस फिक्स एंड वेरिएबल 30 एंड 20। तो यहाँ पर वापस से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाता हूँ मैं, फिक्स वेरिएबल 30 और वहाँ पे फिक्स जो है वो 30 एंड वेरिएबल जो है वो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 20,000। अब कमीशन को लेकर अगर कुछ बात करी होगी तो देख लेते हैं हम आगे नीचे तो सारी चीज़ें जो है वो हमको 2012 की दे के रखी है। अब आगे क्या चीज़ दे के रखी है यहाँ पे, तो हमको दे के रखा है नेट प्रॉफिट 1 लाख और सेल्स दे के रखा है 5 लाख। चलो तो दोनों चीज़ वापस हम लोग लिख देते हैं। नेट प्रॉफिट मतलब कि जो हमारा प्रॉफिट है ये हमको कितना दे के रखा है यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ और सेल हम कितने का करेंगे टोटल 5 लाख रुपीज़ का हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो एकदम आसान से मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन जो था वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। अब यूनिट में किस तरीके से निकालूंगा, देखो पर यूनिट यहाँ पर मैं किस तरीके से निकालूंगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान रखना, ऊपर की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमारी सारी के सारे ये इधर तक मतलब कि यानी कि आप देख रहे हो सेल्स से पहले ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पहले की जितनी भी चीज़ होती है ये सारा का सारा हमारा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होता है। मतलब कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के जितने भी यूनिट होते हैं हम इससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे केस में हम किससे डिवाइड करेंगे 2000 से डिवाइड करेंगे। तो इन सभी को हम लोग 2000 से डिवाइड करते जाते हैं। तो यहाँ पर 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2000 तो यहाँ पर आ जाएगा 75। 80 डिवाइडेड बाय 2000 तो यहाँ पर आ जाएगा 40। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो डैश करके यहाँ पे टोटल कर देता हूँ मैं, तो 115 आ जाएगा। 50,000 डिवाइडेड बाय 2000 तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 25। 40,000 डिवाइडेड बाय 2000 तो यहाँ पर आ जाएगा 20। इन तीनों का टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 160। अब 160 प्लस अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी 30 डिवाइडेड बाय 2000 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 15। इसका टोटल करेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 175 रुपीज़। अब ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है तो जबरदस्ती पहले ही बोला कोई भी चीज़ जबरदस्ती करनी नहीं है, यहाँ पे ढूंढेंगे नहीं। तो इन सबका टोटल करके वापस से यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं 175 रुपीज़। फिक्स को वापस से 30,000 डिवाइडेड बाय 2000 तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और 20,000 डिवाइडेड बाय 2000 तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब टोटल कर देंगे यहाँ पे, चलो दोनों साइड का टोटल करेंगे यहाँ पे, तो अब इन साइड का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4 लाख रुपीज़ और इस साइड का मतलब कि पर यूनिट का टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 200 यूनिट्स। अब आगे की चीज़, अब यहाँ पे सबसे पहली बात आगे हमको क्या क्या चीज़ें देके रखी थी, तो प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट यहाँ पर मतलब कि ये सारी चीज़ यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था ये सेल्स का जो पोर्शन होता है उसके बाद की जितनी भी चीज़ होगी वो यहाँ पे यूनिट ऑफ सेल्स के ऊपर कैलकुलेट होती है। बाय चांस बाय लक यहाँ पे दोनों जगह पर सेम है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया तो मैंने दोनों जगह पर क्या लिख दिया 0। तो यानी कि यूनिट ऑफ सेल्स और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दोनों यहाँ पर क्या है सेम ही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको भी वापस से 1 लाख डिवाइडेड बाय 2000 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 50 रुपीज़ आ जाएगा। और इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में मेरा कितना आ जाएगा 250 रुपीज़। या तो फिर आप इसको भी ये जो सेल्स है इसको भी आप किससे डिवाइड कर सकते हो 2000 यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 250 यूनिट्स। अब नेक्स्ट अगर हम बात करता हूँ 2012 की दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब यहाँ पर आगे जो आएगा अब मजा आएगा सम सॉल्व करने में। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहली चीज यहाँ पर लिखी है कि यूनिट्स मतलब कि देखो द टोटल आउटपुट विल बी एट इट फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड 80% ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड विल बी सोल्ड। अब यहाँ पे ध्यान रखना 2012 में क्या बोला है कि आउटपुट विल बी एट द फुल प्रोडक्शन,
फुल प्रोडक्शन मतलब क्या होता है 100%, 100% प्रोडक्शन हो रहा है 2012 के अंदर। बट वहां पर उन लोगों ने एक चीज बताई है कि अगर मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ 2012 और फुल प्रोडक्शन मतलब कि 100%। अब देखो 80% पे यहाँ पे 2000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर पा रहे थे, तो अगर मैं वहां पे 100% की बात करता हूं तो 100% पे आप कितना कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर नीचे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, 80 पे 2000 कर रहे हो आप, तो अगर 100 पे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूस करोगे तो कितना करोगे, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 2500 यूनिट। अब नेक्स्ट चीज वहां पे जो लाइन में लिखा था वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि जितनी भी कैपेसिटी है एंड 80% ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस, मतलब कि जितने भी यूनिट मैंने प्रोड्यूस करे उसमें से 80% यूनिट ही मैं सिर्फ बेचूंगा। यानी कि यहाँ पर सेल्स के अंदर मेरा कितना आएगा, जितने भी मेरे यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 80% ही मैं यहाँ पर बेचूंगा। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2000 यूनिट यहाँ पर बेचूंगा। ओपनिंग स्टॉक को लेकर क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन दी है एक बार नीचे एडजस्टमेंट में चेक कर लेते हैं, बिकॉज 12 की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एडजस्टमेंट में है। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है मुझे कहते कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्लियरली लिखा देखो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड द वेजेस पर यूनिट विल बी इंक्रीज बाय, क्लियर लिखा है किससे इंक्रीज करना है आपको, पर यूनिट पे इंक्रीज करना है। कितना परसेंटेज, 20% और 10% रिस्पेक्टिवली। फैक्ट्री एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिक्स विल बी इंक्रीज बाय 10,000 रुपीज। यानी कि यहाँ पे एक चीज अच्छे से बताई गई है, बहुत ही शानदार लिखा है कि फैक्ट्री और सेलिंग जो है वो फिक्स इंक्रीज होंगे, वेरिएबल इंक्रीज नहीं होंगे। कितने इंक्रीज होंगे, 10,000 से इंक्रीज होंगे। अब द रेट ऑफ द प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट विल रिमेन एज पर द लास्ट ईयर, मतलब कि प्रॉफिट का जो भी कॉस्ट है जो पिछले साल था वही का वही यहाँ पर भी रहेगा और कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, मतलब कि प्रॉफिट एज इट इज यहाँ पे रहने वाला है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर तो मैं पहले ये वर्किंग ही सॉल्व करूंगा, बिकॉज वर्किंग सॉल्व होती है तो ऑलमोस्ट हमारा वहां पे 30-40% क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक मुझे कुछ भी नहीं दिया था तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया ओपनिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर यहाँ पर अब देखो ये दोनों का टोटल करेंगे तो 2500 आएगा, बट इस साइड का टोटल कर रहे हैं तो यहाँ पे 2000 ही आ रहा है, तो 500 जो होगा वो मेरा क्या होगा यहाँ पे यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो मेरे क्या हो जाएंगे, मेरे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, अब पहले तो मैं आपको यहाँ पे वर्किंग समझाऊंगा, देन आफ्टर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई और वो सारी चीज करके लिख देंगे, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है अगर आपको यहाँ पे आगे की चीज पता चल गई तो। अब देखो जो हमारा सेकंड पॉइंट था उसको वापस से यहाँ पे देखते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड दी वेजेस, यानी कि इन दोनों की बात करी है, रॉ मटेरियल एंड वेजेस पर यूनिट, मतलब कि पर यूनिट विल बी इंक्रीज बाय 20 एंड 10%। अब जितना 2011 में था उसका 20% और 10% इंक्रीज करके 2012 में लिख देना है, सीधी सी बात है। तो 75 का वहां पे हम 20% इंक्रीज करके लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90, और 40 का 10% हम लोग यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो ये हमारी फर्स्ट वर्किंग यहाँ पे हो गई हमारी कंप्लीट। अब नेक्स्ट उन लोगों ने आगे क्या बोला था कि भाई तुम्हारा फैक्ट्री एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो फिक्स के अंदर तुमको इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है, 10,000 से इंक्रीज करना है। चलिए तो 10,000 से वो इंक्रीज करके भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं। सबसे पहले तो फैक्ट्री के अंदर फिक्स के अंदर 10,000 इंक्रीज करके लिखना है। 50 का यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा 60, और दूसरा उन लोगों ने किस में बोला था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। फिक्स यहाँ पे 30 है तो मुझे यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 40। चलो तो ये चीज हो गई यहाँ पे कंप्लीट, फिक्स वाली भी यहाँ पे हो गया है मेरा कंप्लीट। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो फिक्स जो चीज है ना वो हमेशा अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होती है। फिक्स जो होता है ना वो हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, अमाउंट के ऊपर। बट वेरिएबल जो है ना वो यूनिट के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। वेरिएबल किसके ऊपर कैलकुलेट होते हैं, यूनिट के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। इसका मतलब यानी यहाँ पर क्या होगा, देखो जो आपका वेरिएबल का जितना यूनिट 2011 में था वही का वही यूनिट आपका 2012 में भी रहेगा, बिकॉज वो क्या है वहां पे वेरिएबल है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं फिक्स की, तो देखो फिक्स के अंदर तो यहाँ पे अगर अमाउंट है तो अमाउंट आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देनी है। वेरिएबल कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा डैश। अब नेक्स्ट उसके बाद फिक्स वेरिएबल और कहाँ पे लिखा, ये रहा देखो। अब यहाँ पे फिक्स का तो मैंने ऑलरेडी अमाउंट इंक्रीज करके लिखा, लेकिन वेरिएबल में यहाँ पे क्या लिख दूंगा 10 यूनिट। यहाँ पर ये चीज हो गई। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब इन सबको मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब इन सबको मल्टीप्लाई में किससे करूंगा, सबसे पहले सभी लोगों का ध्यान यहाँ पर, फुल कॉन्सेंट्रेशन। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से मैंने आपको पहले बोला था कि आगे की चीज का मल्टीप्लाई मैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से करूंगा, मतलब कि 2500 मल्टीप्लाई बाय 90, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 2,25,000।
44 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 1,10,000। अब इन दोनों का प्लस दोनों साइड का मतलब कि अमाउंट का भी और यूनिट का भी दोनों का टोटल करके लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3,35,000 और इस साइड का टोटल करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 134। नेक्स्ट अगर मैं आगे उसी चीज को कंटिन्यू रखता हूँ यहाँ पे, तो अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वापस से आ गया यहाँ पे। देखो 6,000 मुझे अमाउंट देके रखा है, पर यूनिट यहाँ पे मुझे दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये पर्टिकुलर अमाउंट को 6,000 डिवाइडेड बाय 2500 करूंगा ना, तो मुझे पर यूनिट यहाँ पर मिल जाएगा 24 रुपीज। अब उसके बाद देखो यहाँ पर यूनिट देके रखे, तो यूनिट का मल्टीप्लाई मुझे किससे करना पड़ेगा, 2500 से। तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 50,000 रुपीज। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आपको यूनिट नहीं दिया है तो डिवाइड कर दो, और अगर वहाँ पे आपको यूनिट दिया है तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट ढूंढ दो। इन तीनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 4,45,000 रुपीज़। प्लस अगर मैं बात करता हूँ आपको इस साइड की, तो इस साइड का इन तीनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरा 178। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, पर यूनिट का आंसर मुझे मिल जाएगा। अब वापस से यहाँ पे आगे देखो, अमाउंट दिया हुआ है, यूनिट नहीं दिया है, तो वापस से इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2500। मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, 2500 से। तो यहाँ पर मेरा कितना आंसर आ जाएगा 12। अब वापस से टोटल कर देता हूँ मैं, 78 प्लस 12, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 190, और 4,45,000 प्लस 30,000, तो मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर 4,75,000 रुपीज़। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओपनिंग स्टॉक तो कुछ नहीं दिया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के लिए यहाँ पर हमने देखो लिखा था यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं, 500 यूनिट है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर मेरे क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट देके रखे हैं मुझे, 500 यूनिट। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वापस से यहाँ पर आ जाती है कि मुझे इसे मल्टीप्लाई किससे करूँ। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे करूँ, यहाँ पे तो यूनिट भी नहीं दिए। अब ध्यान रखना, ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर आप यूनिट ऑफ प्रोडक्शन लगा नहीं सकते हो, क्योंकि यूनिट मैंने ऑलरेडी वहाँ पे से लिख दिए है। अब इसका मल्टीप्लाई मुझे पर यूनिट के साथ करना है, तो कौन से रेट से मल्टीप्लाई होता है ओपनिंग और क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कितना है 190, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 95,000। और याद रखना, इसका यहाँ पे कुछ भी लिखा जाता नहीं है, इसका यहाँ पे कुछ भी लिखा जाता नहीं है। यहाँ पर ये क्या रहता है, हमेशा डैश ही रहेगा, क्योंकि ये यूनिट मुझे कभी भी मिले हुए होते नहीं है। इन दोनों का यहाँ पे टोटल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 190। इन दोनों का अगर यहाँ पर मैं अब आगे यहाँ पर मैं इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा। तो देखिए 45 प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये जो है वो हमेशा माइनस में रहेगा, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 3,80,000 रुपीज़। तो ये 3,80,000 जो आया, ये मेरा यहाँ पर किसका आंसर मिल गया मुझे, कॉक्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर मिल गया। अब वापस से मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आगे बढ़ने के लिए देखो यहाँ पर वापस से ये देके रखा है, तो अब अमाउंट दी है तो इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आपकी गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पर मैंने इसको 2500 से डिवाइड करा तो ये यहाँ पर हो जाएगा गलत। क्यों गलत, बिकॉज कि यहाँ पर ये बात किसकी करी है, सेलिंग की। और सेल्स के मेरे कितने यूनिट देके रखे, अभी मैंने फाइंड आउट करा, सेल्स के यहाँ पे कितने यूनिट है, सिर्फ और सिर्फ 2000 यूनिट। तो मैं सेल जितने का कर रहा हूँ तो मेरा सेलिंग एक्सपेंस भी उतने का ही होगा। तो यहाँ पर इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, 2000 यूनिट से डिवाइड करना है। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 20। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई भी करना है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई इससे करना है, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा मेरा 20,000 रुपीज़। अब इन तीनों का यहाँ पे टोटल करके मैं आगे लिख देता हूँ 190, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 220, और इस साइड का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4,40,000 रुपीज़। अब आगे क्या बोला जाता है कि आगे मुझे बोला था प्रॉफिट जो है वो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब सेम का मतलब किस तरीके से है, तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यहाँ पे मैं यूनिट ढूंढ देता हूँ। यूनिट में ढूंढ सकता हूँ आसानी से। जब यहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स 200 था तो मेरा प्रॉफिट कितना था, 50 था। अब यहाँ पर मेरा कॉस्ट ऑफ सेल 220 है तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 200, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा मेरा 55 पर यूनिट आ जाएगा। और इस 55 पर यूनिट को मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है, 2000 से करना है। इसको मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, 2000 से करूँगा, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 1,10,000 रुपीज़। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर 1,10,000, मतलब कि मेरा प्रॉफिट। अब तो सीधा सा आंसर आ जाएगा, दोनों का टोटल करेंगे यहाँ पे, तो इस साइड का टोटल करेंगे तो 275 आ जाएगा, और इस साइड का मतलब कि इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5,50,000
रुपीज़। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने पूरी कॉस्ट शीट जो थी वो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करी है, पूरी कॉस्ट शीट मैंने यहाँ पे तैयार करी और दोनों साल की कॉस्ट शीट मैंने यहाँ पे तैयार करी है, एक नहीं, देखो दोनों साल की पूरी मैंने कॉस्ट शीट यहाँ पे तैयार करी है। पूरा सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से कॉस्ट शीट को तैयार करा जाता है और कब आपको यूनिट के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये जो पूरा हमारा क्वेश्चन था वो होता है फिनिश। इसके अंदर ध्यान रखना कॉस्ट शीट का ये एकदम बेसिक सम है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और बहुत ही अच्छे से इसे आपको नोट डाउन करना है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम कॉस्ट शीट को लेकर और भी जो डिफरेंट सम्स होते हैं और भी जो डिफरेंट कंडीशंस आती है उसको वहाँ पे हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।